गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज के अंदर हम अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू एक स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस से कंपेयर कर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ डायग्राम में मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज शो किया गया है। इसके अंदर अगर हम ब्रिज की चारों आर्म्स की बात करें तो ब्रिज के आर्म ए बी के अंदर अननोन इंडक्टर L1 कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस R1 उसके सीरीज़ में कनेक्टेड है, जो कि इस अननोन इंडक्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ब्रांच BC के अंदर एक फिक्स रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टेंस R3 कनेक्ट किया गया है। सिमिलरली ब्रांच AD के अंदर एक फिक्स प्योर रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट किया गया है एंड ब्रांच DC के अंदर एक प्योर वेरिएबल रेजिस्टेंस R4 कनेक्ट किया गया है। उसके पैरेलल में एक स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है। हम अननोन इंडक्टर को जब ब्रिज में कनेक्ट करते हैं तो ब्रिज को बैलेंस हम C4 और R4 को वेरी कर करते हैं। पॉइंट्स B और D के बीच में डिटेक्टर कनेक्ट किया गया है और A और C के बीच में एक सोर्स कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रांच AB में L1 इंडक्टर कनेक्टेड है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। R2, R3 एंड R4 प्योर रेजिस्टेंसेस हैं एंड C4 एक स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस है। अगर हम हर ब्रांच का इम्पिडेंस लिखें तो हमारे पास में ब्रांच AB का इम्पिडेंस Z1, उसकी वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस j ओमेगा L1। ब्रांच BC में इम्पिडेंस कनेक्टेड है R3, दैट इज़ इक्वल टू Z3। सिमिलरली ब्रांच AD के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2, तो Z2 विल बी इक्वल टू R2 एंड ब्रांच DC के अंदर Z4 जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है C4 और R4 का, तो हम कह सकते हैं इसका इक्विवेलेंट इम्पिडेंस हो जाएगा R4 अपॉन j ओमेगा C4 R4। ब्रिज की बैलेंस कंडीशन के वक्त क्या होगा, ऑपोजिट आर्म्स के इम्पिडेंस का प्रोडक्ट जो है इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं Z1 इंटू Z4 विल बी इक्वल टू Z2 इंटू Z3 एट बैलेंस कंडीशन। यहाँ पे Z1, Z2, Z3 एंड Z4 की वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास में जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी R1 प्लस j ओमेगा L1 इंटू R4 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा C4 R4, दैट विल बी इक्वल टू R2 R3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी R1 R4 प्लस j ओमेगा L1 R4, दिस विल बी इक्वल टू R2 R3 प्लस j ओमेगा R2 R3 C4 R4। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दें तो हमारे पास में रियल पार्ट्स को सेपरेट करने पर हमारे पास में आ जाएगी इक्वेशन R1 विल बी इक्वल टू R2 R3 अपॉन R4। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करें हम और इक्वेट करें तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी L1 विल बी इक्वल टू R2 R3 इंटू C4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर। फर्दर हम अगर इस इंडक्टर का क्वालिटी फैक्टर निकालें या कॉइल का क्वालिटी फैक्टर निकालें तो Q किसके बराबर होता है, ओमेगा L अपॉन R। तो यहाँ पे ओमेगा L अपॉन R इस एक्सप्रेशन के अंदर हम L1 और R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास में जो क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन आएगा वो आ जाएगा ओमेगा C4 R4। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं फेज़र डायग्राम शो किया गया है इस मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का। मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज के अंदर फेज़र डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमने करंट I1 को रेफरेंस करंट माना है और ये करंट I1 जो है ये बराबर होगा करंट I3 के, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में ब्रांच AB और BC के अंदर सेम करंट फ्लो होगा। सिमिलरली इसी तरह से ब्रांच AD और DC के अंदर बैलेंस कंडीशन में सेम करंट फ्लो होगा, देयरफॉर I2 विल बी इक्वल टू I4। अब अगर हम ब्रांच AB की बात करें तो AB के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस R1 है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है कॉइल का या इंडक्टर का L1 का। तो हम देख सकते हैं कि इस करंट I1 की वजह से रेजिस्टेंस R1 में कुछ ड्रॉप होगा जो कि करंट I1 के फेज़ में होगा, जो कि यहाँ पे शो किया गया है I1 R1। अब इसके परपेंडिकुलर या इससे 90 डिग्री अहेड इंडक्टर के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है वो होगा, दैट इज़ शोन बाय द वेक्टर ओमेगा L1 I1 जो कि इसके परपेंडिकुलर है और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें
ब्रांच ए बी के अंदर होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप दे देगा, दैट इज़ इक्वल टू E1। और एट बैलेंस क्या होगा, दिस E1 इज़ इक्वल टू E2। तो हम कह सकते हैं E1 इज़ इक्वल टू E2 एंड दिस इज़ इक्वल टू I2 R2, वेर E2 क्या है, ब्रांच AD के अंदर होने वाला ड्रॉप। AD के अंदर होने वाला ड्रॉप क्या है, I2 R2। अब क्योंकि ब्रांच AD के अंदर प्योर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो ये जो है ड्रॉप करंट के फेज़ में ही होगा। तो हमने यहाँ पे देखा है कि करंट का वेक्टर जो है I2 है, ठीक है। अब करंट I2 जो है दिस इज़ इक्वल टू I4, और I4 ब्रांच DC के अंदर फ्लो होने वाला करंट है। तो ब्रांच DC के अंदर फ्लो होने वाला करंट क्या है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। R4 में फ्लो होने वाला करंट प्लस कैपेसिटर के अंदर फ्लो होने वाला करंट, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें करंट I2 दे देगा, या हम कह सकते हैं करंट I4 दे देगा। फर्दर हम देख रहे हैं कि एट बैलेंस्ड कंडीशन E3 इज़ इक्वल टू E4। तो यहाँ पे हमने E3 क्या है, E3 इज़ द ड्रॉप इन ब्रांच BC दैट इज़ इक्वल टू I3 R3। करंट I3 इज़ इक्वल टू I1, देयरफॉर हम कह सकते हैं E3 इज़ इक्वल टू I1 R3, जो कि यहाँ पे शो किया गया है फेजर डायग्राम के अंदर। और ये किसके बराबर है, E4 के। और E4 हम देख रहे हैं कि ड्रॉप है ब्रांच DC के अंदर। DC के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस हो रहा है, सेम पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर R4 के अक्रॉस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं E4 इज़ इक्वल टू IC अपॉन ओमेगा C4, या दिस इज़ इक्वल टू IR इंटू R4। तो यही चीज़ यहाँ पे फेजर डायग्राम में शो की गई है। और यहाँ पे हमारे पास में E3 आ गया, नीचे वेक्टर, और रिजल्टेंट वोल्टेज जो है सर्किट में क्या हो जाएगा, E1 और E3 का वेक्टर सम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने इसका पैरेललोग्राम बनाया और उसका डायगोनल हमें इसका रिजल्टेंट दे रहा है E1 और E3 का, जो कि डायग्राम के अंदर शो किया गया है।